देखिए, मैं शेर ज़रूर पढ़ूँगा, लेकिन मुझे ये हुक्म मिला है कि मोहसिन रज़ा साहब कुछ अशार पेश करना चाहते हैं। हम उनसे हाथ जोड़ते हैं कि शायरों के पेट पे ना लात मारें। लेकिन मैं अदब के साथ गुजारिश कर रहा हूँ कि वो तशरीफ़ लाएँ, वो शेर पढ़ लेंगे, उसके बाद फिर मैं आपको शेर सुनाऊँगा। तशरीफ़ नहीं नहीं, आपके लिए कभी इंशाल्लाह मुसीबत नहीं हुई है। आप मोहसिन भी हैं और रज़ा भी हैं, इसलिए मुसीबत नहीं होगी। नहीं नहीं, आपने बहुत अच्छा अंजाम दिया काम, क्योंकि हम तो बड़ा पेशो पेश में फंस जाते हैं कि हम आपके बाद फिर हम पढ़ते क्या। हुजूर, अच्छा डॉक्टर साहब, आपका हुक्म है तो मैं ज़रूर, वैसे तो सबसे पहले सभी यहाँ पर सामीन को मेरा सलाम आदाब। आप सबको देखकर और ख़ासकर डाइस को देखकर और अपने हमारे उर्दू एकेडमी के चेयरमैन, उनको मैं खुसूसी मुबारकबाद पेश करूँगा चौधरी साहब को कि उन्होंने एक बहुत अच्छी महफ़िल को सजाया। यहाँ पर काफ़ी शोरा और हमारी जो अभी बलरामपुर से आई शोरा हमारे सामने शायरा पढ़ रही थी, उनको आपने बहुत अच्छे से समात फरमाया। अना दहलवी साहबा बैठी हैं और तमाम और भी शोरा कराम यहाँ पर मौजूद हैं और सुनने वाले, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन हाँ मैं शिरकत ज़रूर करना चाहता था कि मैं इस मुशायरे में मुझे मदऊ किया गया था, और क्योंकि गंगा जमनी विरासत के तहत ये अक्षय तृतीया और ख़ासकर ईद के उपलक्ष्य में मुशायरा रखा गया था, तो गंगा जमनी विरासत को आगे बढ़ाने के लिए, क्योंकि हमेशा से उर्दू अदब ने ये काम किया है, तो उसको आगे बढ़ाने के लिए कि मैं चूँकि सरज़मीने उन्नाव से आता हूँ, वहाँ पर भी शायर और कवियों का बहुत अच्छा संगम देखने को मिलेगा। जहाँ त्रिपाठी जी, निराला त्रिपाठी जी हैं, वहीं पे हसरत मोहानी भी हैं। तो इसलिए मैं उस सरजमीन से आता हूँ और उन्हीं के हसरत मोहानी के दो मिसरों से कि देखना भी तो उन्हें दूर से देखा करना, देखना भी तो उन्हें दूर से देखा करना, शिवाय इश्क नहीं हुस्न को रुसवा करना, शिवाय इश्क नहीं हुस्न को रुसवा करना। तो आप सब समात फरमा रहे हैं, तो कुछ मेरी, जैसा कि अभी डॉक्टर माजिद देवबंदी साहब ने कहा कि आप कुछ सुनाइएगा, क्योंकि हम लोग, मैं क्रिकेट के शोबे से सियासत की दहलीज तक पहुंचा हूं, आप सबके प्यार को समेटता हुआ मेरे दिल में एक लोगों की खिदमत करने की हमेशा से तमन्ना रहती थी, और उस तमन्ना को अल्लाह का शुक्र है कि मैं एक सियासी इदारे में आया और उसकी हुकूमत बनी, और उस सियासी इदारे ने मुझे एक ज़िम्मेदार ओहदे पर रखा, और आज भी मैं उसी हुकूमत का एक ज़िम्मेदार आप सबके बीच में खादिम हूँ, जैसे कि सभी हमारे खादिम यहाँ बैठे हैं। जो भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत है, हम सब उसकी कहीं ना कहीं खिदमत गुजारी आप सबकी, उसके लिए हमको जिम्मेदारी दी गई है, और उसी को अंजाम देते हुए हम आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। बाकी हम इसमें बहुत ज़्यादा देर तक वक्त नहीं लेंगे, लेकिन चूंकि ये मुझे बड़ा पसंदीदा मेरा सब्जेक्ट है, साहित्यकारों को सुनना, शायरों को सुनना, बुद्धिजीवियों के बीच में बैठकर कुछ सीखना उनसे, यह मैंने सीखा और यहाँ तक मैं पहुँचा। क्रिकेट खेलता था तो अपने सीनियर्स के बीच में बैठता था, जैसा कि अभी आपको पता होगा, उन्होंने बताया, भाई हमारे साथ में हम लोग साथ साथ क्रिकेट खेले। ऐसे ही तमाम शायरों के बीच में, बुद्धिजीवियों के बीच में बैठे और उनसे सुन सुन कर बहुत सी चीज़ें हिफ्ज हो जाती हैं कि अगर खुमार बाराबंकवी को ना याद किया जाए तो गज़ल पूरी नहीं होती किसी की, कि वही फिर हमें याद आने लगे हैं, वही फिर हमें याद आने लगे हैं, जिन्हें भूलने में ज़माने लगे हैं, जिन्हें भूलने में ज़माने लगे हैं, सुना है वो हमें भुलाने लगे हैं, सुना है वो हमें भुलाने लगे हैं, तो क्या हम उन्हें फिर याद आने लगे हैं, तो क्या हम उन्हें फिर याद आने लगे हैं। ऐसे ही खुमार साहब के दो मिसरे मुझे याद आ रहे हैं, क्योंकि मेरी अपनी एक नज्म है जो डॉक्टर साहब से मैंने इस्लाह भी करी थी, और सभी डाइस से मैं इस्लाह करता रहता हूं कि अगर उसमें कोई चीज़ रह जाए तो मेरी इस्लाह कर दीजिएगा, कि ताकि मैं उसको दुरुस्त कर दूं, क्योंकि ये शोबा आपका है और सीखने का काम मेरा है।
तो इसलिए आप मुझे दुरुस्त करते रहेंगे कि एक दिन एक ऐसे ही हमारे एक पत्रकार दोस्त थे, उन्होंने माइक आगे लगाया, प्रिंट मीडिया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के थे, कहा कि फलां साहब ने फलां साहब के लिए ये कहा है, आप इस पर क्या कहना चाहेंगे। तो मैंने कहा दोनों ही मेरी पार्टी से ताल्लुक नहीं रखते हैं, तो सर मैं क्या आपको बताऊं और क्या मैं कमेंट्स कर दूं। उन्होंने उनके लिए कुछ कहा और उन्होंने उनको कुछ जवाब दिया। तो मैंने कहा कि अब इस पर मैं क्या जवाब दूं। तो एक कुमार साहब का शेर मुझे याद आया था कि मुझको शिकस्ते दिल का मजा याद आ गया, मुझको शिकस्ते दिल का मजा याद आ गया, तुम क्यों उदास हो गए, क्या याद आ गया। तो वो दोनों दूसरी मुख्तलिफ पार्टियों के हमारे दोस्त थे, आपस में उनकी गुफ्तगू थी। तो मैंने एक दूसरे के ऊपर रख के कहा कि ऐसे उनको एक दूसरे से बात कर लेना चाहिए। तो शायरी में कभी हम जब किसी से कोई बात करते हैं, यही हमने अपने बहुत ही मोहतरम हिंदुस्तान के अज़ीमुश्शान नेता और हमारी पार्टी के बड़े नेता थे, जो कि यहाँ से इस सरजमीन से सांसद रहे, उसके बाद देश के प्रधानमंत्री बने, ऐसे श्रद्धेय स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी, वो भी अपनी शायरी और अपनी कविता के जरिए अगर किसी पर कोई व्यंग या कोई तंज करते थे तो लोग बहुत खुश होकर उनके तंज को स्वीकार करते थे। तो हमें लगता है कि ऐसे तंज की ज़रूरत है, लेकिन बहुत से ऐसे शायर भी मैं देख रहा हूँ आज के ज़माने में जो हदें पार कर जाते हैं, उर्दू अदब से भी बाहर चले जाते हैं। तो थोड़ा सा हमें भी इनका ख्याल और एहसास रखना चाहिए कि उर्दू मोहब्बत की ज़बान है और उर्दू के मुहाफिज अगर कोई है तो वो हिंदुस्तान है, और अगर हिंदुस्तान है तो राकेश शर्मा का भी नाम नहीं लेंगे अगर हम, तो बेईमानी होगी, क्योंकि उर्दू तो आपकी ज़बान है। स्पेस पर पहुंचाकर समेट कर रख के आने वाले का नाम कैप्टन राकेश शर्मा है। जब उस वक्त की हमारी देश की प्रधानमंत्री जनाब इंदिरा गांधी साहबा ने वहां पर गए हुए स्पेस पर लोग, और उसमें कैप्टन राकेश शर्मा गए थे हिंदुस्तान से, और उनसे वो गुफ्तगू कर रही थी सैटेलाइट के जरिए। तो उनसे पूछा कि सब चीजें तो ठीक हैं, आप ये बताइए कि हमारा हिंदुस्तान वहां से कैसा लग रहा है। उन्होंने ये लाइव गुफ्तगू हुई थी, मैं बहुत छोटा था, मैंने देखा था। तो उन्होंने कहा, दो शेर में उन्होंने पूरी बात कही जो अल्लामा का है कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। ये कैप्टन राकेश शर्मा ने वहां से बात की थी मिसेस गांधी से, और कहा था कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। तो अब आपको हमें समझ लेना चाहिए कि जो हम उर्दू की बात करते हैं, बहुत से लोग ये बात करते हैं कि उर्दू को शायद प्रमोट नहीं किया जा रहा है। उर्दू बची ही सिर्फ राकेश शर्मा जैसे लोगों की वजह से है, वरना हम तो उर्दू पढ़ना भी नहीं जानते। हमारा माशरा तो उर्दू पढ़ना भी कम जानता है, क्योंकि ये सोशल मीडिया और आज की जो रवायात हैं उसमें हम भूल चुके हैं। उर्दू हिंदुस्तान की ज़बान है, उर्दू किसी मुसलमान की ज़बान नहीं है। माफ़ कीजिएगा अगर किसी को ये गलत फहमी है तो उसे दूर कर लेना चाहिए। उर्दू जो है वो हिंदुस्तान की ज़बान है, संस्कृत की बहन है। ये हमारी बोली जाने वाली भाषा है जिसको दुनिया मानती है, और आप सब हम सब सुनकर इससे मोहब्बत एक दूसरे को देते हैं और लेते हैं। तो बहरहाल एक नज़्म मैंने छोटी सी लिखी थी, आपका बहुत वक्त ले लिया, क्योंकि अभी काफ़ी और शोरा भी हैं जिन्हें पढ़ना भी है। कलीम साहब को हम लोग अपने बचपन से सुना करते हैं, आज अपनी जवानी में हम उनके बुढ़ापे की बातें सुनेंगे, वो अपने हमारे जवानी की बातें हमको बताएंगे, हम भी सुनना चाहेंगे, हम सुनकर जाएंगे। उनको ऐसा नहीं है, उन्होंने अगर मुझे बुलाया है, ये उनकी मोहब्बत है। कभी शायर अपना माइक किसी को देता नहीं जैसे नेता अपनी कुर्सी नहीं देना चाहता। तो इसलिए उन्होंने अपना नंबर मुझे दे दिया, और मैं भी उन्हीं की तरह का आदमी हूं। मैं कुर्सियों को समेट कर नहीं रहता, मैं लोगों को समेटने का अपने अंदर वो रखता हूं महारत के। मैं आपको जीतने के लिए आता हूं। कुर्सियां तो कभी भी आप बैठे हैं, कोई और बैठेगा इस पर, इसलिए कुर्सी की लड़ाई मत लड़िए, दिलों को जीतने की लड़ाई लड़िए। वो हमेशा उसमें आप बसे रहेंगे, वो हमेशा उसमें कायम रहेंगे, क्योंकि तमाम शोराओं को हम जिनको याद कर रहे हैं वो हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनकी ही कही हुई बातों से हम लोगों को जीतने का काम करते हैं। तो ये है उर्दू, और इसलिए उर्दू एकेडमी में ये प्रोग्राम बहुत ही कामयाब प्रोग्राम हम देख रहे हैं, और आगे भी आप सब इसको कामयाबी की उरूज पर पहुंचाएंगे। मैं चूंकि सियासी तौर पर
बहुत कम गुफ्तगू करता हूं, इंसानी तौर पर ज्यादा बातें करता हूं। मैं कोई भी बात करता हूं उसमें सियासत कम होती है, हकीकत ज्यादा होती है। मेरा अपना जाती तौर पे मैं इस चीज को अमल में लाता हूं जिंदगी की, और तब कई लोग हमारी तायद भी करेंगे जो हमसे मिल चुके हैं या मिलते रहते हैं। एक नज्म मैंने लिखी थी और वो नज्म है, उसका उन्वान है बेटे की राख। उस नज्म का उन्वान है बेटे की राख, और बाखुदा मैंने वो नज्म हिंदुस्तान की मोहब्बत और वहां की आवाम की मोहब्बत में लिखी, क्योंकि हम जो चीज देखते हैं अगर वो अच्छी होती है तो हमारा दिल और दिमाग उसको एक्सेप्ट करता है, और अगर वो गलत होती है तो अगर हम कुछ नहीं कहते हैं तो वहां से हट जाना पसंद करते हैं। तो इसलिए बहुत से तजुर्बे और बहुत सी चीज़ों को समेटते हुए, क्योंकि मैं क्रिकेट का खिलाड़ी रहा और हमें टीम गेम के साथ ये भी एहसास हुआ कि हम एक ही गिलास में, एक ही थाली में पानी और एक ही गिलास में पानी पी लेते थे, एक ही थाली में खाना खा लेते थे। कभी उनका निवाला मेरे मुंह में, मेरा निवाला उनके मुंह में। तो हम उस गंगा जमनी विरासत में पले और बढ़े हैं। यही हमारे हिंदुस्तान की संस्कृति है, यही रवायात हैं, हम उसमें आगे बढ़ रहे हैं। और आप सबसे भी यही उम्मीद करते हैं कि बहुत सी चीज़ें हमारे सामने आती हैं, कभी कभी बेचैन करती हैं, लेकिन हमें ये पता होना चाहिए कि हमारा देश इसका कायल नहीं है, हमारे देश की विरासत और है, हमारे देश की परंपराएं और हैं। तो इसलिए हमने ईद, होली, दिवाली ये सब बहुत बड़े करीब से देखी हैं, बचपन से लेकर अभी तक। तो ऐसा देश दुनिया में कहीं हो नहीं सकता जो देश हिंदुस्तान है। तो बहरहाल मैंने जो कुछ देखा, मैं चाहता हूं कि 4-6 मिसरे आप हमारे बर्दाश्त कर लें, और अगर आपको अच्छे लगें तो मेरे हक में, मेरे वालिदैन के हक में दुआ कर दीजिएगा। ये मेरी अपनी दिल की आवाज़ है जो मैंने अल्फाजों में समेटी है और ज़बान से आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। डॉक्टर साहब कहते हैं कि थोड़ा सा बस पस मंज़र में जाइएगा कि हम हिंदुस्तान से मोहब्बत करते हैं, वतन की मोहब्बत, ये हुब्बुल वतनी की जो बात आती है, मुझे लगता है कि शायद सभी लोग इससे इत्तेफाक करेंगे कि हम अपने वतन पर मरने मिटने वाले लोग हैं, हमारे ऊपर उंगली ना उठाई जाए। तो इसलिए, और ना हमें कोई सर्टिफिकेट देना है ना किसी से लेना है, ये सबका देश है। तो इसलिए मैं क्रिकेट का खिलाड़ी रहा, उत्तर प्रदेश टीम से मैं रणजी ट्रॉफी खेला काफ़ी साल, उसके बाद फिर मैं देश के लिए भी खेला, बाहर गया, विदेशों में गया, जहां तिरंगा देखता था मैं उसी स्टैंड की तरफ जाता था फील्डिंग करने। ऐसा लगता था यहाँ हमारा हिंदुस्तान है। चाहे मैं लंदन में होता था, चाहे मैं ऑस्ट्रेलिया में होता था, जिस तरफ तिरंगा दिखता था मैं चाहता था कि मुझे मेरा कप्तान वहां भेज दे, तो मुझे एहसास हो कि मैं हिंदुस्तान में हूं, मैं दूसरे मुल्क में नहीं। तो हम इतनी मोहब्बत अपने मुल्क से और अपने तिरंगे से करते हैं, और ये उसी का एक पूरा गुलदस्ता सजा हुआ है यहाँ पर। जिस तरह से डायस है, जिस तरह से सामीन है, ये उसी का गुलदस्ता है। तो इसलिए कहते हैं कि थोड़ा सा 2 मिनट के लिए हम चाहेंगे कि सभी लोग हमारे साथ जुड़ जाएं। 2 मिनट सिर्फ, घड़ी देख लीजिए, 2 मिनट से ज्यादा नहीं लगेगा। 2 मिनट सिर्फ आपके लेंगे और आपकी दुआओं को लेकर नीचे जाएंगे, और फिर हम अपने शोराए कराम को सुनेंगे। और उनको सुनने के लिए बाखुदा मैं खास करके आया हूं। मैं परसों से मैंने कहा था, जब से कार्ड आया था, कि बहुत दिनों से मुशायरा नहीं हुआ है, कोविड के चलते बहुत मुशायरे बंद हो गए, या हमने डॉक्टर साहब को बुलाया था बांगरमऊ उन्नाव में, उस मैंने जिसमें संतोष आनंद जी को बुलाया था जी, हाँ हुजूर। अब देखिए है क्या कि वो चाह नहीं रहे हैं कि मैं पसे मंजर की बात करूं, नज्म सुनाऊं और मैं यहां से जाऊं, ये है शायर। चलिए मैं उनकी बात को आगे बढ़ाते हुए कहता हूं कि शोर है शाम को मारा गया बेटा किसी का, शोर है शाम को मारा गया बेटा किसी का, अपना बन बन के सितम लाखों ने ढाए उस पर, अपना बन बन के सितम लाखों ने ढाए उस पर, असलहे जितने भी थे जुल्म के चलाए उस पर, असलहे जितने भी थे जुल्म के चलाए उस पर, मां की आंखों का जो आंगन था वो वीरान हुआ, मां की आंखों का जो आंगन था वो वीरान हुआ, उसका साथी कोई हिंदू ना मुसलमान हुआ। मां की आंखों का जो आंगन था वो वीरान हुआ, उसका साथी कोई हिंदू ना मुसलमान हुआ। अज़ान सुनते ही मस्जिद में चली जाती थी और करती थी मस्जिद की मीनारों से ये सवाल, शाम को मेरा लाल यहां आया था, बतलाओ मेरे चांद का कुछ हाल। शाम को मेरा लाल यहां आया था,
बतलाओ मेरे चांद का कुछ हाल। घंटियां सुनते ही मंदिर में चली जाती थी और करती थी रामलला से यही सवाल। शाम को मेरा लाल यहां आया था, बतलाओ मेरे चांद का कुछ हाल। जब जवाब उसको मस्जिद से ना मंदिर से मिला, जब जवाब उसको मस्जिद से ना मंदिर से मिला, रो के वो सहरा की तरफ जाने लगी, रो के वो सहरा की तरफ जाने लगी। तब दूर कहीं मरघट से सदा आने लगी, तू ढूंढने यहां आई है किसको और क्या है उससे तेरा रिश्ता नाता। रो के वो बोली वो है बेटा मेरा, रो के वो बोली वो है बेटा मेरा, मैं हूं मां उसकी, मेरा नाम है भारत माता। रो के वो बोली वो है बेटा मेरा, मैं हूं मां उसकी, मेरा नाम है भारत माता। मोहसिन इसकी दुआ मांगो, ये मां ना खबर, ये मां ना मरे, ये खबर झूठ हो, अल्लाह करे राम करे। इसलिए मैं आपको जो अपने दिल के तासुरात थे मैंने आपके सामने हाजिर किए, और ऐसी ही सोच मैं चाहता हूं कि हर एक के दिल में होना चाहिए। हम जहां रहें, किसी के बगल में रहें, कोई हमारे पड़ोस में रहे, क्योंकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कुरान ने हमें यह बताया है कि पड़ोसी के साथ हमारा क्या सलूक होना चाहिए। मोहब्बत मोहब्बत मोहब्बत, और इसके सिवा जिंदगी में कुछ नहीं है। मोहब्बत लीजिए और मोहब्बत दीजिए। जय हिंद, जय भारत। बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छी नज़्म सुनाई आप मोहसिन भाई। आप तकरीर ना भी करते तो हम इस नज़्म से ही तकरीर का मतलब अखज़ कर लेते। बहुत अच्छा लगा मुझे। आज भी अच्छी सोच रखने वाले लोग हैं, इसमें कोई शक नहीं है। मैंने अपना वक्त दिया था आपको, तो मैं ये चाहता हूँ कि मैं भी इसी सिलसिले में 2-4 शेर आपको सुना दूँ। और देखिए, हमारे गोरखपुर से बहुत लोग आए हैं। हमारा भतीजा जो है वो जैद बैठा हुआ है, तो वो 30-35 लोग गोरखपुर से हमारे आए सिर्फ इस मुशायरा सुनने के लिए। तो एक बार गोरखपुर वालों के लिए ताली बजा दीजिए साहब। हाँ, उर्दू अकेडमी, बेशक। मैं चंद शेर पेश कर रहा हूँ, जैसा माहौल है उसी एतबार से। परवेज़, शेर पेश कर रहा हूँ। रिजवान भाई, मोहसिन भाई आप भी सुनिएगा। किससे इजाज़त ली? हमने निकाह में इजाज़त नहीं लिया था। अर्ज़ यह है कि कोशिश ये ज़्यादा से न कुछ कम से हुई है। कोशिश ये ज़्यादा से न कुछ कम से हुई है। तामीर वतन मैं से नहीं हमसे हुई है। कोशिश ये ज़्यादा से न कुछ कम से हुई है। तामीर वतन मैं से नहीं, रिजवान भाई, तामीर वतन मैं से नहीं हमसे हुई है। हर हाल में नस्लों को भुगतना ही पड़ेगा, एक ऐसी ख़ता साहिब आलम से हुई है। हर हाल में नस्लों को भुगतना ही पड़ेगा, एक ऐसी ख़ता साहिब आलम से हुई है। कोशिश ये ज़्यादा से न कुछ कम से हुई है। तामीर वतन मैं से नहीं हमसे हुई है। देखिए, कुछ शेर मैं सुना रहा हूँ आपको। अर्ज़ किया है कि कोई आहट, कोई खुशबू भी नहीं आती है। कोई आहट, वासिफ भाई, हाँ, मुझे अनारकली मत समझिए आप, सलीम सजादे की तरह बैठे हुए। शेर सुनिए कि कोई आहट, कोई खुशबू भी नहीं आती है। मुंतज़िर कब से हूँ मैं, तू भी नहीं आती है। मैं सलीक़े से शरारत भी नहीं कर सकता, मुझको तो ठीक से उर्दू भी नहीं आती है। मैं सलीक़े से शरारत भी नहीं कर सकता, मुझको तो ठीक से उर्दू भी नहीं आती है। मुझको तो ठीक से उर्दू भी नहीं आती है। हमज़बां कोई मिले तो उससे सरगोशी करूं। रिजवान भाई, हमज़बां कोई मिले तो उससे सरगोशी करूं, वरना बेहतर है कि ख़ुद को नज़र खामोशी करूं। हमज़बां कोई मिले तो उससे सरगोशी करूं, वरना बेहतर है कि ख़ुद को नज़र खामोशी करूं। तूने मेरी राह में कांटे बिछाए थे कभी, आ मेरे मोहसिन मैं पहले तेरी गुलपोशी करूं। तूने मेरी राह में कांटे बिछाए थे कभी, आ मेरे मोहसिन मैं पहले तेरी गुलपोशी करूं।
मेरे मोहसिन, कौम का और वक्त का मरसिया आपकी गुफ्तगू में भी था। मैं चंद शेर उस हवाले से पेश किए दे रहा हूँ। अर्ज़ किया है कि पास कुछ है भी नहीं, कहने को मुख्तार हैं हम। वासे भाई सुनिएगा, पास कुछ है भी नहीं, कहने को मुख्तार हैं हम, किस कदर दोहरी अज़ियत में गिरफ्तार हैं हम। पास कुछ है भी नहीं, कहने को मुख्तार हैं हम, किस कदर दोहरी अज़ियत में गिरफ्तार हैं हम। पाँव नीचे की ज़मी भी नहीं अपनी, लेकिन नशा तो अब भी यही है कि ज़मींदार हैं हम। पाँव नीचे की ज़मी भी नहीं अपनी, लेकिन नशा तो अब भी यही है कि ज़मींदार हैं हम। नशा तो अब भी यही है कि ज़मींदार हैं हम। ऐ वतन तू ही कोई इसकी सनद दे हमको, ऐ वतन तू ही कोई इसकी सनद दे हमको, किस कदर तेरी मोहब्बत में गिरफ्तार हैं हम। ऐ वतन तू ही कोई इसकी सनद दे हमको, किस कदर तेरी मोहब्बत में गिरफ्तार हैं हम। और 2-3 शेर और सुना रहा हूँ कि रिश्ते नाते मेल मोहब्बत दुनियादारी कागज़ की। रिश्ते नाते मेल मोहब्बत दुनियादारी कागज़ की, घर से बाहर तक फैली है एक बीमारी कागज़ की। रिश्ते नाते मेल मोहब्बत दुनियादारी, गज़ल हो रही है साहब, आप खुश हो जाइए। हाँ, रिश्ते नाते मेल मोहब्बत दुनियादारी कागज़ की, घर से बाहर तक फैली है एक बीमारी कागज़ की। बंटवारे में खून के रिश्ते झूठे जब हो जाते हैं, बंटवारे में खून के रिश्ते झूठे जब हो जाते हैं, उस हालत में बढ़ जाती है जिम्मेदारी कागज़ की। बंटवारे में खून के रिश्ते झूठे जब हो जाते हैं, बंटवारे में खून के रिश्ते झूठे जब हो जाते हैं, उस हालत में बढ़ जाती है जिम्मेदारी कागज़ की। उस हालत में बढ़ जाती है जिम्मेदारी कागज़ की। शायर का मज़हब मत पूछो, ये तो उसकी फ़ितरत है। शायर का मज़हब मत पूछो, ये तो उसकी फ़ितरत है। दर्द का रोज़ा, गम की इबादत और अफ्तारी कागज़ की। दर्द का रोज़ा, गम की इबादत और अफ्तारी कागज़ की। दर्द का रोज़ा, गम की इबादत। देखिए मुशीर ख़ास जो है हमारे, वो एक गज़ल की फरमाइश कर रहे हैं, लंबी हो जाएगी। मैं बहुत देर खून नहीं पीना चाहता आपका, लेकिन आपने बचने ही नहीं दिया तो अब क्या। जिंदगानी का फलसफा मिट्टी, आग पानी है और हवा मीठी। तेरे दुख का इलाज है सोना, तेरे दुख का इलाज है सोना, मेरे हर दर्द की दवा मीठी। मेरे हर दर्द की, तेरे दुख का इलाज है सोना, मेरे हर दर्द की दवा मीठी। मेरे हर दर्द की दवा मीठी। आग पानी है और हवा मीठी। बहुत सच्चा शेर सुना रहा हूँ, सुनिएगा वसीम भाई। चलो। आग पानी है जिसको गम था मेरे ना होने का, जिसको गम था, जिसको गम था मेरे ना होने का, सबसे पहले वो दे गया मिट्टी। तब से पहले वो, जिसको गम था मेरे न होने का, सबसे पहले वो दे गया मिट्टी। आग पानी है और हवा मिट्टी। एक नन्हे से बीज को एक दिन, एक परवेश, एक नन्हे से बीज को एक दिन कर ही देती है क्या से क्या मिट्टी। कर ही देती है
क्या से क्या मिट्टी आग पानी है और हवा मिट्टी। तू भी रोता है मैं भी रोता हूँ, तू भी रोता है मैं भी रोता हूँ, तू भी रोता है मैं भी रोता हूँ। भाई क्यों छोड़ कर गया मिट्टी, भाई क्यों छोड़ कर गया मिट्टी, भाई क्यों छोड़ कर गया मिट्टी। आग पानी है और हवा मिट्टी। मक्ता मुलाज़ा फरमा लीजिए। आग पानी है और हवा मिट्टी। एक गज़ल जिंदगी भी है कैसर, एक गज़ल जिंदगी भी है कैसर, एक गज़ल जिंदगी भी है कैसर, जिसका अंतिम है काफिया मिट्टी, जिसका अंतिम है काफिया मिट्टी। आग पानी है और हवा मिट्टी। आग साहब 40 साल पुरानी गज़ल रिजवान भाई याद दिला रहे हैं। उस वक्त ये एसपी हुआ करते थे। जाहिर सी बात है इनकी 40 साल। देखिए शायर की उम्र जब ज़्यादा बताता है तो उसकी कीमत बढ़ती है, नेता उम्र अपनी कम बताता है। अब ये बगल में आपके बैठे हुए इनसे पूछिए तो ये कहेंगे 18 साल के हैं अभी हम। गज़ल सुनने आए थे, गज़ल कह रहे हैं गज़ल पढ़वाइएगा। आग पानी है और हवा। अब वो एक मतलब और एक शेर सुना दे रहा हूँ, बहुत पुरानी गज़ल है। मेरी उस उम्र में चले जाइएगा जब ये शेर। क्या कहा आपने उंगलियां जल गई, क्या कहा आपने, क्या कहा आपने उंगलियां जल गई। देखिए उस तरफ बस्तियां जल गई, देखिए उस तरफ बस्तियां जल गई। क्या कहा आपने उंगलियां जल गई, उंगलियां जल गई। और वो गुनाह जिसमें कोई भी लज़्ज़त न थी, वो गुनाह जिसमें कोई भी लज़्ज़त न थी, वो गुनाह जिसमें कोई भी लज़्ज़त न थी, उससे मेरी सभी नेकियां जल गई, उससे मेरी सभी नेकियां जल गई। क्या कहा आपने उंगलियां जल गई, उंगलियां जल गई, उंगली। बहुत शुक्रिया हज़रात। देखिए मैं युगों युगों गूंजे ये नारा, मेरा एक शेर बहुत मशहूर हुआ। युगों युगों गूंजे ये नारा, केवल एक दो सदी नहीं, भारत जैसा देश नहीं और गंगा जैसी नदी नहीं। हिंदुस्तानी तहज़ीब और उस तहज़ीब की सबसे बड़ी पहचान और सबसे बड़ी शिनाख्त है हमारे मुशायरे, हमारे कवि सम्मेलन और हमारा ये यकजहती और ज़बानों के इत्तेहाद का डाइस। सुमन दुबे एक बहुत पढ़ी लिखी शायरा, बहुत पढ़ी लिखी कवित्री, बहुत मुहज़्ज़ब तरीके से शेर की अदायगी आप तक पहुंचाने जा रही है। मैं चाहता हूं कि सुमन दुबे का ज़ोरदार तालियों में इस्तकबाल करें। डॉक्टर सुमन दुबे, माइक।